हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। शोभित को अपनी कमर पर अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो कशिश ने एक गन वहां पर रखे हुए थे। कशिश ने मृत्युंजय की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, अपने भाई से कहो कि अपने जीजा से थोड़ा अदब से पेश आए, वरना उसकी किडनी के चिथड़े उड़ाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगे। शोभित कशिश की बातों से बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि वो अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन ये कभी मत सोचना कि मेरी बहन अकेली है। तुझ जैसे आदमियों से उसे मैं अकेला ही बचा सकता हूँ। कशिश ने फिर कहा, अरे यार, क्या खून खराबे पर उतर आते हो? मैंने उससे शादी ही की है तो पूछ लो। अभी तक उसे हाथ नहीं लगाया, ना ही उसे टॉर्चर किया है, लेकिन हाँ, कभी भी कर सकता हूँ अगर तुमने जरा से भी बदतमीजी करने की कोशिश की। अगर अपनी बहन प्यारी है तो तमीज से पेश आओ। कशिश की बातों पर मृत्युंजय उसे गुस्से में घूरने लगा। मृत्युंजय की आंखें गुस्से में लाल हो रही थी, लेकिन वह कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। एक तरफ जहां सारंग कॉरपोरेशन के ऑफिस में कशिश, मृत्युंजय और शोभित के बीच तमाशा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ घर पर अब तक वैशाली ने सारा हॉल साफ कर दिया था। वैशाली ने सबके लिए नाश्ता परोसा और डाइनिंग टेबल पर सब एक साथ बैठे हुए थे। तभी महक ने वैशाली से कहा, वैशाली, चाची जी ने सुबह तुम्हारे घर वाले के लिए जो भी कुछ कहा उसे दिल पर मत लगाना। वो क्या है ना, वो थोड़ी गुस्सैल है, कभी कभी कुछ नहीं बोलने वाली चीज भी कह देती है, लेकिन उनका दिल ऐसा नहीं है। महक की बात पर वैशाली हंस पड़ी। दीदी, ये बात आप हमको समझा रही हो या खुद को? हमसे बेहतर आप उनको जानती हो और आपको पता है कि उनकी जुबान बिल्कुल उनके दिल जैसी है, तीखी और जहरीली। वैशाली की बात पर सब हंस पड़े। महक ने कुछ सोचकर फिर से वैशाली से पूछा, अच्छा वैशाली, ये बताओ, तुमने अब तक अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? क्या उन्हें तुम्हारी और अमृत भैया की शादी के बारे में पता है? परिवार का नाम आते ही वैशाली उदास हो गई। उसने कहा, वो क्या है ना दीदी, 2 साल पहले हमारी माँ का अंतिम संस्कार हमने खुद किया है। उसके बाद हम इस दुनिया में अकेले ही थे। जब उनकी अस्थियां बहाने हम बनारस आए तो अपने मामा से मिले और उनके साथ ही रहे, और फिर ये बंदर हमारी जिंदगी में आ गया और हम यहाँ पहुँच गए। और जहाँ तक रही अपने बाप की बात, तो हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हमको तो ये भी नहीं पता कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं। वैशाली ने इतना कहा ही था कि पीछे से रचना की आवाज आई, तभी तभी मैं सोचूं कि तुम्हारे संस्कारों में इतनी खोट क्यों है। बिना बाप के बच्चे ऐसे ही होती है। क्या पता तुम्हारी माँ भी ऐसे हो, तभी तो तुम्हें ऐसे संस्कार मिले। रचना की बात पर वैशाली को गुस्सा आ गया। कुछ कहते उससे पहले ही निर्जला ने बीच में कहा, रचना, कुछ सोच समझ कर बोला करो। किसी के भी माँ बाप के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, खास करके वो जो अब इस दुनिया में नहीं है। निर्जला ने वैशाली से कहा, बेटा, रचना की बात का बुरा मत मानना, अभी वो तुम्हारी जानती नहीं है। जिस दिन वह तुम्हें अच्छे से जान लेगी, उसका बर्ताव तुम्हारी तरफ जरूर बदल जाएगा। वैशाली किसी से कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। निर्जला के वहां से जाने के बाद वैशाली ने महक से कहा, कभी कभी हमको लगता है कि आपके पति और हमारे जेठ जी बिल्कुल अपनी चाची पर गए हैं। वैसे दीदी, आपने हमारे जेठ जी में ऐसा का देख लिया जो आपने उनसे शादी कर ली? वैशाली की बात पर महक मुस्कुराने लगी, वही जो तुमने अमृत भैया में देखा। इस पर वैशाली बोली, लेकिन हमारी शादी तो जबरदस्ती हुई थी। महक ने कुछ नहीं कहा, अपनी नज़र झुका ली। ये देख वैशाली बोली, अरे दादा, कहीं का मतलब तो ये नहीं कि आपकी शादी भी जबरदस्ती से करवा दी गई। तभी मैं सोचूं कि आप जैसी प्यारी लड़की उन जैसे गुस्सैल लड़ाकू इंसान से शादी कैसे कर सकती। कुछ वक्त पहले वैशाली अपने परिवार को लेकर उदास थी, लेकिन अब वो फिर से मुस्कुराती हंस रही थी। ये देख महक को थोड़ा अच्छा लगा। यहाँ दूसरी तरफ ऑफिस में अब मृत्युंजय के ऑफिस के केबिन का वातावरण थोड़ा शांत हो चुका था। कशिश मृत्युंजय के सामने वाली चेयर पर बैठा था और पेपर वेट से खेल रहा था। वहीं मृत्युंजय उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक कशिश ने कुछ नहीं कहा।
तो मृत्युंजय ने खुद ही पूछ लिया, ये तो मैं जान चुका हूँ कि तुम बिना वजह कुछ भी नहीं करते। तो ये भी बता दो कि मीरा से शादी करने की क्या वजह थी, क्यों तुमने मीरा को चुना। इस पर कशिश ने कहा, यह सवाल तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने क्या देखकर मीरा की शादी उस विद्युत से तय की थी, जबकि तुम्हें तो पता है कि वो हर लड़की के साथ क्या करता है। कशिश की बात पर मृत्युंजय चुप हो गया। कुछ देर बाद कशिश ने फिर कहा, खैर पिछली बातों को दोहराना मेरी आदत नहीं। अब जब तुमने बात निकाल ही दी है तो मैं बता देता हूँ। तुम्हें पता तो होगा कि तुमने मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ क्या किया था। तुम्हारे सारंग परिवार की वजह से हमारा परिवार बर्बाद हो चुका था। ये सारंग अंपायर पता नहीं हमारे जैसे कितने परिवार के सपनों के कुर्बानियों पर खड़ा है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं जो बेवश है, लाचार है। मेरी 3 शर्तें हैं, अगर ये तीनों शर्तें तुम पूरी करते हो तो मैं तुम्हारी बहन को आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अगर मेरी बहन शर्तें पूरी नहीं हुई तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बहन कितने दिनों तक मुझे झेल पाएगी। मृत्युंजय, शोभित और राजीव ध्यान से कशिश की बातें सुन रहे थे। अमृत भी अब तक वहां पहुंच गया था। कशिश की बातें सुन उसने कहा, पहले जो कुछ भी हुआ वो जानबूझकर नहीं किया गया था। कशिश, अभी तक तुम सिर्फ आधी सच्चाई जानते हो, एक तरफा सच जानकर तुम कोई फैसला नहीं ले सकते। कशिश ने गुस्से में कहा, सच कुछ भी हो अब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम लोगों की वजह से बहुत कुछ खोया और अब बारी तुम लोगों की है। खैर मुझे अब और बहस नहीं करनी। मेरी 3 शर्तें ध्यान से सुन लो। पहले अपने दादा रविंद्र सारंग से कहो कि मेरी माँ से माफ़ी मांगे। मेरे परिवार के साथ हाथ जोड़कर पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगे। दूसरा, मुझे विशाल फैशन इंडस्ट्रीज के शेयर चाहिए। और तीसरा, मुझे अपने पापा की इज्जत वापस चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती तभी और सिर्फ तभी मैं मीरा सारंग को आज़ाद करूंगा, वरना वो पूरी जिंदगी मेरी कैद में रहे। कशिश अपनी शर्तें बताने के बाद ज़्यादा देर वहां नहीं रुका और तुरंत वहां से चला गया। वहीं मृत्युंजय कशिश की बातें सुन गहरी सोच में था। उसने मन ही मन कहा, कब तक 15 साल पुरानी वो बात मेरी जिंदगी का काला सच बनकर रहेगी। राइस नूडल्स की शॉप से शुरू हुई है कहानी, पता नहीं कहाँ जाएगी और कब तक मुझे इसका सामना करना होगा। मृत्युंजय को पता चल चुका था कि मीरा कशिश के कब्जे में थी और कशिश ने जबरदस्ती मीरा से शादी कर ली। सारंग अंपायर के ऑफिस में कशिश मृत्युंजय से मिलने आया, जहां उसने मीरा की आज़ादी के लिए 3 शर्तें रखी। इन सब का लेना देना मृत्युंजय और कशिश के बीते हुए कल से था। इसमें कहीं न कहीं महक और उसका परिवार भी इन्वॉल्व था। सारंग निवास में महक अपना काम कर रही थी, तभी अचानक घर का लैंडलाइन बजा। महक ने जाकर फोन उठाया तो सामने से विकल्प की घबराई हुई आवाज़, हेलो हेलो भाभी, आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ओ मृत्युंजय भैया। विकल्प को इतना घबराया देख महक में घबरा गए। क्या हुआ विकल्प भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे और आप अस्पताल में क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है उन्हें। विकल्प ने लगभग रोनी आवाज़ में कहा, भाभी आप लोग प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, भैया को अस्पताल में एडमिट किया है। अचानक उन्हें कुछ हो गया, वो बेहोश हो गए थे, हमें कुछ समझ नहीं आया तो हमने हॉस्पिटल आया है। विकल्प की बात सुन महक बहुत ज़्यादा डर गई। निर्जला उससे कुछ बात करने ही आ रही थी कि उसने महक की शक्ल देख पूछा, क्या हुआ महक बेटा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, किसका फ़ोन था, तुम किसी से बात कर रही थी। महक रोने लगी और निर्जला को गले लगाकर बोली, वो हॉस्पिटल में है, उन्हें कुछ हो गया, वो बेहोश हो गए थे। विकल्प भैया का फ़ोन आया था, वो लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। माँ प्लीज़ जल्दी चलिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा अभी। रचना पीछे खड़ी हुई सब सुन रहे थे, वो भी ज़्यादा डर गई। क्या हुआ मेरे मृत्युंजय को, वो अस्पताल में क्यों है। महक ने जवाब में कहा, विकल्प भैया ने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया चाची, बस इतना बताया कि जल्दी से हॉस्पिटल चले। माँ चलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। निर्जला भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने हाँ में सर हिलाया और ड्राइवर को कार निकालने के लिए कहा। वैशाली को भी जब ये पता चला तो वो महक को संभालने आ गई और सारे लोग अस्पताल पहुंच गए। हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर विकल्प, शोभित, अमृत बैठे हुए थे। तीनों बहुत परेशान लग रहे थे। विकल्प यहाँ वहाँ चल रहा था तो शोभित कब से उस छोटी सी खिड़की के पीछे बिस्तर पर लेटे मृत्युंजय को देख रहा था।
अमृत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। निर्जला, महक, वैशाली और रचना ने आते ही एक साथ सवाल किया, क्या हुआ मृत्युंजय को? उन लोगों की बात सुन अमृत ने कहा, वो दरअसल मृत्युंजय अचानक बेहोश हो गया। हमने डॉक्टर से पूछा, वो मृत्युंजय को चेक कर रहे हैं। रचना को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? विकल्प ने जवाब में कहा, वो दरअसल हम लोग बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। उसके बाद हम सब ने लंच किया। भैया अपने केबिन में कुछ काम कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आने लगा। उन्हें उल्टी हुई और बेहोश होकर जमीन पर पड़े। हमने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठे नहीं, इसलिए हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले आए। कुछ ही देर में डॉक्टर वार्ड से बाहर आए। उन्होंने बाहर आते ही कहा, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, मृत्युंजय बिल्कुल ठीक है। दरअसल उसने कुछ गलत खा लिया था, जिस वजह से उसे एलर्जी हो गई थी। डॉक्टर इतना कहकर वहां से निकल गए। डॉक्टर की बात सुन रचना कुछ सोचने लगी और बोल पड़ी, एलर्जी? मृत्युंजय को एलर्जी सिर्फ काजू और इलायची से होती है। आज मृत्युंजय को खाना किसने दिया था? किसने दिया था उसे टिफिन? निर्जला महक के आगे खड़ी हो गई और बोली, उस बात से क्या फ़र्क पड़ता है रचना? और मृत्युंजय ठीक है, हमें उसे मिलना चाहिए। रचना ने निर्जला की बात को अवॉइड किया और फिर से चिल्लाई, मैंने पूछा किसने दिया था मेरे मृत्युंजय को टिफ़िन? बताओ। महक डरते हुए आ गए और धीमी आवाज़ में बोली, चाची मैंने उन्हें टिफ़िन। लेकिन महक इससे आगे कुछ बोलते उससे पहले वहाँ एक जोरदार आवाज़ गूंजी। रचना ने महक के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद दिया था। महक को थप्पड़ पड़ते ही वैशाली आगे आ गई। उसने महक को पीछे किया और रचना से बोली, आप क्या कर रही हैं चाची? आपको क्या लगता है कि दीदी ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है? रचना ने गुस्से में कहा, हाँ ये सब इसने जानबूझकर किया है। यही है जो मेरे मृत्युंजय को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मेरा बच्चा पता नहीं किस हालत में हो। जब से ये लड़की इस घर में आई है, मनहूसियत साथ लेकर आई है। रचना की बात सुन वैशाली भी चिल्ला पड़ी, बस कीजिए चाची, सासू बस कीजिए। कोई हद होती है किसी इंसान को नीचा दिखाने। अगर आपको किसी को दोष देना ही है तो हमको कहा दीजिए। वो टिफ़िन हमने बनाया था और दीदी ने हमको पहले ही बोल दिया था कि जेठ जी को काजू और इलायची नहीं सूट कर, और हमने उनके लिए बिना काजू इलायची वाली ही खीर बनाई थी। रचना के मुंह पर वैशाली की बात सुन ताला लग गया, लेकिन वैशाली यहाँ पर नहीं रुकी। उसने आगे कहा, और अगर आपको सच में किसी को दोष देना है ना, तो आप विकल्प भैया को दोष दीजिए, क्योंकि दीदी ने सबके टिफ़िन अलग अलग पैक करके दिए थे। हड़बड़ी में भैया ने ही जेठ जी को गलत टिफ़िन दे दिया, जिसकी वजह से उनकी ये हालत है। विकल्प ने भी तुरंत कहा, हाँ चाची ये मेरी गलती है। मुझे देखकर भैया को टिफ़िन देना चाहिए था। मैंने ही गलती से उन्हें गलत टिफ़िन दे दिया और उन्हें मेरी वजह से ये एलर्जी हो गई। जैसे ही बात विकल्प पर आई, रचना तुरंत पलट गई। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अगर मेरे मृत्युंजय को कुछ हो जाता तो मैं किसी को नहीं छोड़ती। कहाँ है मेरा बच्चा? मैं अभी उससे मिलना चाहती हूँ। अब तक राजेंद्र और पीताम्बर को भी बता दिया गया था कि मृत्युंजय ऑफिस में बेहोश हो गया था। वो दोनों भी जल्दबाजी में अस्पताल पहुंचे। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, एक नर्स मृत्युंजय के वार्ड से बाहर आई। राजेंद्र ने तुरंत नर्स से पूछा, नर्स मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक तो है ना? क्या हम उससे मिल सकते हैं? नर्स ने जवाब में कहा, जी सर वो बिल्कुल ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। नर्स की बात सुन सबकी जान में जान आई। सब ने गहरी सांस ली और सब उस वार्ड के अंदर चले। मृत्युंजय इस वक्त बेड पर लेटा हुआ था। यहाँ बाहर महक बेंच पर बैठ गए। वैशाली उसके बगल में आते हुए बोली, दीदी आपने उनको मुंहतोड़ जवाब काहे नहीं दिया? जब तक आप दबती रहोगी तब तक लोग आपको दबाते रहेंगे। आपको उन्हें जवाब देना चाहिए था। लेकिन महक तो महक थी। उसने वैशाली को समझाया, नहीं ऐसी बात नहीं है वैशाली, दरअसल चाची जी उनसे बहुत प्यार करती हैं। उन्हें जरा भी खरोच आए तो चाची जी को दर्द होता है, इसलिए परेशानी में उन्होंने। महक बोलते बोलते रुक गए। उसका हाथ अपने गालों पर चला गया, जो रचना के थप्पड़ की वजह से लाल हो गया।
रचना के हाथों का निशान महक के गालों पर छप चुका था। वह थप्पड़ इतना जोरदार था, अमृत अगले ही पल एक आइस पैक के साथ वहां आ गया। उसने ध्यान से वो आइस पैक महक के गालों पर लगाया और कहा, सॉरी भाभी, हमारी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई। आपको दर्द तो नहीं हो रहा? महक ने ना में सर हिला दिया। अमृत ने उसके गाल सहलाते हुए कहा, भैया ठीक है, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर से बात कर लूँगा, भैया को आज ही डिस्चार्ज मिल जाएगा, हम उन्हें घर लेकर चलेंगे। इस पर वैशाली बोली, जेठ जी तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये चाची का क्या? उनका तो दिमाग अभी भी खराब का खराब है, कोई उनके दिमाग का इलाज काहे नहीं करवाता। वैशाली की बात पर अमृत चिढ़ गया, और उससे पहले तुम अपनी भाषा ठीक क्यों नहीं करवाती? वैशाली ने कमर पर हाथ रख दिया और बोली, अच्छा तो हमारी भाषा से तुमको इतना दिक्कत है, और वो जो चाची अभी अभी महक दीदी को थप्पड़ रसीद कर गई, उससे कोई तकलीफ नहीं है? उनसे तो कोई कुछ नहीं बोला गया तुमसे। अमृत जवाब में कुछ बोलने ही जा रहा था कि विकल्प ने उसे पीछे से पकड़ लिया। बस करो भाई, हॉस्पिटल है, क्या कर रहे हो आप दोनों? कम से कम यहाँ लड़ाई करना बंद करो, जगह तो देख लो। वैसे भी हम यहाँ मृत्युंजय भाई के लिए आए हैं, लड़ाई करने के लिए नहीं। महक ने भी वैशाली को समझाया, वैशाली शांत हो जाओ, हॉस्पिटल में इस तरह चिल्लाते नहीं हैं, हम घर चलकर इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? वैशाली ने अपने शाहरुख का पल्लू झटका और बोली, ये तो दीदी बीच में आ गई, वरना अभी भी हम तुमको बताते कि कौन कितना खराब है और किसको इलाज की ज़रूरत है। वैशाली ने शांति से महक से कहा, इतना चिल्ला चिल्ला के हमारा गला सूख गया है, आप यहीं रुको दीदी, हम अभी पानी पी कर आते हैं। वैशाली वहां से अमृत को दांत दिखाते हुए पानी पीने चली। उसका ध्यान अभी भी रचना के मारे हुए थप्पड़ पर ही था। वो अचानक एक औरत से टकरा गए और उस औरत के हाथों से फाइल नीचे छूटे। उस औरत के साथ एक आदमी भी था जो व्हील चेयर पर था। वो आदमी शायद पैरालाइज था, खुद से हिल डुल नहीं सकता था। ये देख वैशाली ने माफ़ी मांगी, हमको माफ़ कर दीजिए, हमारा ध्यान कहीं और था। इतना कहकर वह नीचे झुकी और सारी फाइल उठाने लगी। वहीं वैशाली को देख अचानक उस आदमी ने हरकत करना शुरू कर दिया। उसकी नज़रें एकटक वैशाली को देख रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ मृत्युंजय के वार्ड में रचना मृत्युंजय के सर को सहला रही थी। राजेंद्र ने वहां जाकर सबसे कहा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, हम मृत्युंजय को डिस्चार्ज करवा कर घर ले जा सकते हैं। अमृत भी पीछे पीछे आ गई। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि अगर भैया ठीक से रेस्ट करेंगे तो जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाए। मृत्युंजय की नज़र लगातार वहाँ किसी को ढूंढ रही थी। तभी महक भी अंदर आ गई। मृत्युंजय से बात करके सब वहाँ से बाहर चले गए। महक अभी तक कोने में ही खड़ी, वो भी बाहर जा रही थी कि तभी मृत्युंजय ने उसे पुकारा, महक यहाँ आओ। महक मृत्युंजय के पास आई। मृत्युंजय ने उसे और पास आने का इशारा किया। महक उसके काफ़ी करीब आ गई। मृत्युंजय ने उसे और पास आने का इशारा किया। महक के पास आने पर मृत्युंजय ने उसके गाल को सहलाया और कहा, ये तुम्हारे गाल पर थप्पड़ किसने मारा? नहीं, ऐसी बात नहीं हो, दरअसल गाल पर मच्छर बैठ गया था तो मैंने खुद ही खुद को थप्पड़ मार लिया, मुझे किसी ने नहीं मारा। महक का साफ झूठ सुन सब चुप हो गए। वहीं राजीव जो ठीक महक के पीछे खड़ा था, वो कुछ बोलने जा रहा था लेकिन फिर चुप हो गया। उसका बर्ताव देख मृत्युंजय ने पूछा, क्या बात है राजीव, क्या छुपा रहे हैं? महक ने राजीव को ना में इशारा किया। दोनों की इशारोबाजी देख मृत्युंजय ने कहा, मैंने कुछ पूछा राजीव, बताओ मुझे। तभी पीछे से वैशाली की आवाज़ है, अच्छा तो आपको सच जानना है, इको का पूछ रहे हो, हम ही बता देते हैं आपको। आपकी प्यारी चाची रचना ने थप्पड़ मारा है महक दीदी को, देखिए क्या हाल किया है उनके गाल का, लाल टमाटर जैसा बना दिया। वैशाली की बात सुन मृत्युंजय गुस्से में महक को घूरने लगा। राजीव ने उसे सारा सच बता दिया, जिसके बाद मृत्युंजय मन ही मन बोला, लगता है अब तो चाची से बात करनी ही होगी, उन्हें समझाना होगा कि महक मेरी बीबी है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखे। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।